अभी के जो एज के बच्चे हैं, दे आर डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, इमोशनली वीक हो गए, जो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो इसका मेन कारण क्या है सर? 2015 के करीब करीब मेरे पास भी यूथ यही कहता था कि सर मैं पूरे महीने भर बाहर नहीं निकलता हूँ। मैंने कहा कि क्या हुआ, क्या करते क्या हो? बोले सर अमेजन पे मूवीज देखता हूँ, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखता हूँ। खाते क्या हो? बोले जोमेटो स्विगी से मंगाता हूँ। तो बाहर क्यों नहीं जाते हो? बोले सर बाहर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस दौरान पे क्या हुआ है, हमने कई चीजें खो दिया जो आज हमारे बच्चों में दिखाई दे रही है। हमने खोया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अब समस्या सुलझाना नहीं आ रहा है बच्चों को। हमने खो दिया कोपिंग स्किल्स, अब सहन शक्ति कमजोर हो गई, मोबाइल छू लो सुसाइड कर लेते हैं, मार्क्स कम आया सुसाइड कर लेते हैं। अनस्टेबल इमोशंस का जमाना आ गया अभी, एन एरा ऑफ इम्पल्सिविटी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मुझे चाहिए। इस कारण से इन बच्चों के साथ में जब उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, ये ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। तो व्हाट इज पेरेंटिंग और किस किस टाइप की पेरेंटिंग हो रही है, मतलब कैसे हम उस पर डील करें? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मतलब जहां पेरेंट्स बच्चों के ऊपर में होवर करते, मंडराते रहते थे, और इसके अंदर में ये बच्चों को माइक्रो मैनेजिंग करते हैं। ये बच्चों का डिसीजन खुद लेते हैं, निर्णय खुद लेते हैं। तो लास्ट 20-30 साल से हमारी पेरेंटिंग के अंदर में ये जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आया है, जो माइक्रो मैनेजिंग करते हैं, जो बच्चे की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, इसमें बच्चे की खुद की निर्णय लेने की क्षमता, लड़ने की क्षमता कमजोर, उनकी बैटल कोई और लड़ रहा है। तो आने वाले समय में ये पहले से फिक्स था कि ये बच्चे जब खुद फाइट करने जाएंगे, इनके पास वो क्षमता ही नहीं है, तो ये डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, क्योंकि इनकी क्षमता किसी और ने यूज कर ली है। टाइगर पेरेंटिंग में जो मदर्स रहते हैं, उसमें वो माइक्रो मैनेजिंग, सुबह उसे स्कूल जाना है, फिर उसके बाद म्यूजिक क्लास जाना है, स्विमिंग क्लास जाना है, बैडमिंटन जाना है, शाम को ट्यूशन जाना है, सांस सैटरडे संडे लेता है बच्चा, उसके अंदर में उसके लिए अलग से उसको अलॉटमेंट है सांस लेने का दिन, तो बिल्कुल शेड्यूल रहता है उसका। तो नेचुरल पेरेंटिंग जो है, जिसको फ्री रेंज पेरेंटिंग, जहां बच्चे की निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग की क्षमता को बढ़ाया जाता है, तो अब हमें वहां पे वापस से लाना है। सर, आई गॉट योर पॉइंट अबाउट नेचुरल पेरेंटिंग, जो अब मुझे लगता है कि आपका ये सुनने के बाद लोग चाहेंगे भी कि हम नेचुरल पेरेंटिंग की तरफ जाए। बट व्हाट अबाउट जनरेशंस? क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में ये है कि दे लिव विद देयर इन लॉज। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और फिर बहुत सारे बच्चे हो गए, फिर बच्चों के बच्चे हैं, ऐसा बहुत जॉइंट फैमिलीज भी रहती है। तो उसमें अगर नॉर्मल पेरेंटिंग करने जाए, नेचुरल पेरेंटिंग करने जाए, तो एक इन लॉज का प्रेशर रहता है कि भाई हमने हमारे टाइम पे ऐसे किए, तुम करो होगा, बट मुझे ऐसे करना है। वो एक क्लैशेस हो जाते हैं, तो उसे कैसे मैनेज करें? उस एनवायरनमेंट में नेचुरल पेरेंटिंग कैसे होगी? ये हर पेरेंट को जानना चाहिए। तो जनरेशन का कैटेगराइजेशन कैसा गया कि 1945 टू 60 के बीच का जनरेशन, इसे बोलते हैं बेबी बूमर जनरेशन। ये आपके बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, जिन्होंने आजादी की लड़ाई देखी, पार्टीशन देखा, पाई पाई की मोहताजी देखी, और उस वक्त की तकलीफें देखी, जिन्होंने सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का कॉन्सेप्ट देखा है, ये वो जनरेशन है जो घर में अवेलेबल है इस वक्त में, सभी घरों के अंदर में। और बड़े सिस्टमैटिक लोग हैं, मैथोडिकल लोग हैं बहुत ही। 8:30 अपना डिनर कर लेते हैं, 8:30 मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आपके हमारे उठने से पहले वॉक करके निपटा के आ जाते हैं। और ये टीवी और न्यूज़पेपर के बगैर, न्यूज चैनल के बगैर नहीं रह पाते, क्योंकि इनकी जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि देश में क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय पे यही चीज से इनसे कनेक्ट होते थे, टीवी ब्रॉडकास्ट और रेडियोस के थ्रू। तो ये वो जनरेशन है जो आज भी घरों के अंदर में बच्चों को बोलती है लाइट ज्यादा मत लगाइए, पैसा बचाइए बेटा, चादर जितनी उतना पैर फैलाइए। और बाकी जनरेशन गुस्सा करती रहती है कि हम कमा रहे हैं, आप क्यों चला रहे हैं। पर इन्होंने एक एक रुपए की मोहताजी देखी उस वक्त में। ये वो जनरेशन बहुत सीखने वाली जनरेशन है। लॉकडाउन के समय पे इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता था, जो हमने मिस कर लिया उस दौरान पे, कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, एक नोकिया के 800 रुपए के फोन से, एक पैजामे कुर्ते से ये कैसे सुखी रह सकते हैं, हमने सीखा ही नहीं इनसे। सेकंड, इसके बाद की जनरेशन, जनरेशन एक्स, 60 टू 80 के बीच में। तो ये समझिए जो बड़े पापा लोगों घर घर में जो है, बड़े ताऊ जो बैठे हुए हैं, वो जनरेशन है जो धर्मेंद्र, राजकुमार, देवानंद की मूवी देखी, रोमांटिक एरा देखा, जो गाना होता था तो वो पेड़ के आसपास होता था, मूवी खत्म हो जाती थी। प्राण ओम प्रकाश मूवी में उस हीरो को निकाल देता था घर से बाहर निकाल दूंगा, बेदखल कर दूंगा, जमीन जायदाद से बाहर कर दूंगा। हीरो फर्स्ट हाफ में निकल जाता था, एंड में आता था बोले मां मैं बड़ा आदमी बन गया, मैं बीए पास करके आया हूं, घर है, घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है। ये फिल्मी डायलॉग चलते थे। यहां पर अचानक इनके एंटरप्रेन्योर स्पिरिट आ गई थी कि हमें आपके जैसा 45 टू 60 जैसा नहीं रहना है, हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ी कोठी, बड़ा घर होना। ये वो जनरेशन है जो परिवार से विभाजित हुए, जो मैंने स्टार्ट में बताया, डिसइंटीग्रेट हुए परिवार से। 60 टू 80, 80 से 2000 के बीच की जनरेशन है ना, जिसमें आप हम सब लोग आते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आया।
जनरेशन वाई, ये है मिलीनियल्स, जिनके समय टीवी आई, इनके समय इंटरनेट आया, इनके समय पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया। ये वो कंफ्यूज जनरेशन है जो इंडो वेस्टर्न फ्यूजन में चलते हैं। ये 5 दिन काम करना चाहते हैं, 6वें दिन पार्टी करना चाहते हैं और 7वें दिन योगा और गायत्री मंत्र बोलना चाहते हैं। ये कॉम्बिनेशन वाली जनरेशन, इन्हें अंदाजा ही नहीं कि इन्हें जाना कहां पर है, क्योंकि इनके समय पे सब कुछ एक्सपोजर आया। ये वो जनरेशन जिन्होंने अपने बारे में इंफॉर्मेशन बहुत शेयर किया, और ये वही जनरेशन है जिन्होंने बच्चों के लिए कहा कि सबके 95% मार्क्स आने चाहिए। इसके पहले की जनरेशन 70% डिस्टिंक्शन मतलब कॉलोनी का हीरो, तो ये जनरेशन ने कहा सबको 95 आना चाहिए। ये जनरेशन वो है जिन्होंने ऑप्टिमिज्म, रियलिटी, हकीकत और इसके भ्रम को नहीं समझा, यानी हकीकत और भ्रम के बीच में फंस गए। और ये वो जनरेशन जिन्होंने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग लाया, टाइगर पेरेंटिंग लाया। जनरेशन वाई, मिलीनियल्स, जो लोग बहुत डिमांडिंग रहे, बहुत ज्यादा इंट्रूडिंग रहे, बच्चों को इंट्रूड किए, होवर किए उन्होंने। उसके बाद की जनरेशन है 2000 से 2010 के बीच की जनरेशन, इन्हें बोलते हैं जेनजी, जो आजकल बहुत इंटरनेट पे चलता रहता है। जेनजी वो है जो डे 1 पे होशियार बच्चा, इंटेलिजेंटली हाथ खोल देता है डिलीवरी के दिन पे। पहले की जनरेशन 7 दिन के बाद खोलती थी, है ना। प्यूबर्टी इनकी 8.5 इयर्स में पहुंच गई है, इसके पहले 14 साल में प्यूबर्टी थी। ये वो है जो क्लाइमेट के बारे में सोचता है, पानी के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में सोचता है, ग्लोबल इश्यूज के बारे में सोचता है, लेकिन पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं ये हमारे बारे में नहीं सोचता है। ये वो बच्चा है जो कमरे में दरवाजा बंद करके, नॉब लगा के, अंदर में ईयरफोन लगा के एक कॉर्नर पकड़ के बैठा रहता है, हकी को मोर की तरफ आइसोलेटेड होने वाला बच्चा। ग्लोबल इश्यूज कंसर्न है, सेंसिटिव है ना, डिजिटल है, एंटरप्रेन्योर है, सब कुछ है, लेकिन ये सोशल कॉन्टेक्ट से दूर होने लग गया। 2010 से 2000 के बाद के जो बच्चे हैं 25 तक, इससे बोलते हैं अल्फा। ये 5G बच्चे हैं और आगे के बच्चे, है ना। तो इन बच्चों का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट, के बिलीफ डिफरेंट, के वैल्यूज डिफरेंट, के मॉरल्स डिफरेंट, क्योंकि इनके समय इंटरनेट, 3G 4G AI सब कुछ आ गया इनके समय पे। और जेनेटिकली भी होशियार बच्चे, ये जेनजी से भी आगे। अगर किसी घर के अंदर में 15 साल का बच्चा है और 5 साल का बच्चा है, 3 साल, दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं, दोनों के क्वेश्चंस में डिफरेंस देख सकते हैं, है ना। 2025 के बाद के जो बच्चे पैदा हुए अभी जनवरी से, ये है बेटा, ये 6G बच्चे है, ये और फास्ट है। अभी तो सबने हेलमेट खरीदना जरूरी है इसके लिए, सर पे तांडव होने वाला है बहुत बड़ा। तो ये 6G बच्चे है, तो अब ये तो और स्पीड है। अब ये लोग और क्या स्पीड कर, हाइपोथेटिकली बहुत कुछ सोचा गया है इनके बारे में, लेकिन जेनेटिकली हर चीज में बायोलॉजिकली इनका फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। प्यूबर्टी से लेके इनके फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। तो एक घर के अंदर में बेबी बूमर से लेके बीटा जनरेशन अवेलेबल है घर के अंदर। इन सबके सोच, इनके रिलेशनशिप के तरीके, इनके बिलीफ्स, वैल्यूज सब कुछ अलग है। अगर हम इनकी कम्युनिकेशन की बात करें तो एक्स एंड वाई जनरेशन इलैबोरेटिव बात करने वाली जनरेशन, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जानते हुए भी कि इस वक्त मैं सोशल मीडिया पर हूं, पर मैं रोक नहीं पा रहा हूं, मैं लंबा आंसर दे रहा हूं। जेनजी अल्फा इसको एक्सपेक्ट नहीं करता है, जो वो सुनने वाले इतनी देर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, है ना। ये एक्स एंड वाई मुझे बहुत देर तक सुन पाएगा क्योंकि लंबा। तो अगर एक्स एंड वाई लंबा बोलता है तो जेनजी और अल्फा जो है ये शॉर्ट कम्युनिकेशन वाले हैं इमीडिएटली। अब एक एक्स और वाई मदर जो है, मान के चलिए बच्चे को बोलना चाह रही है कि ये मोबाइल उठा के वहां रख ले, वो ऐसा नहीं बोलती घर में, वो लंबा बोलती। मैं इतना परेशान कर दिया, क्या करूं, तेरा समझ नहीं आता, मेरा सर दुख रहा है, एक तो बाई नहीं आई है, पापा ने जूते चप्पल यहाँ रखे, तूने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, जूते यहाँ रख दे, कपड़े वहां रख दे, उठा मोबाइल उठा के वहां रख दे। बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि इसके अंदर में एक्चुअल मैसेज क्या था, कंफ्यूज जाता है। माँ बोलती देखो मैंने क्या बोली, बोली वही तो फिल्टर कर रहा हूँ, इतनी देर से बोल क्या रहे आप, बोले उठा मोबाइल, अच्छा मोबाइल उठाना है मुझे। तो अक्सर पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर 3-3 बार बोलती हूँ तब जाके बात मानता है वो, उसको फिल्टर करने में टाइम लगता है। तो हर पेरेंट जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों का कल्चर, उनकी जनरेशन का, उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी सोच को जानना जरूरी है अगर वो नेचुरल पेरेंटिंग करना चाहते तो। जो चीजें हमारी जनरेशन में नॉर्मल थी वो आज अब नॉर्मल हो सकती है, जो मेरी जनरेशन में उस वक्त में अब नॉर्मल थी आज वो नॉर्मल हो सकती है। तो अगर आपने जो कहा कि बड़े बुजुर्ग जो है, बड़े बुजुर्ग में दादा दादी घर में अगर बच्चे को चॉकलेट खिलाना चाहते हैं, कुछ वो प्यार करना चाहते हैं, और अगर बहू बेटे को बोलते कि तुम बिगाड़ रहे हो, उनका इतना इंपैक्ट नहीं आता है जितना बायोलॉजिकल पेरेंट का आता है। वो अगर कुछ दे भी रहे हैं चॉकलेट, इसका मतलब नहीं कि हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा। वो सपोर्ट सिस्टम जरूरी है ना, वो फाउंडेशन है वो जनरेशन का। उनसे उल्टा हमने अपने बच्चों को बोलना चाहिए आप सीखो, उनकी सिंप्लिसिटी सीखो, उनका हम्बलनेस सीखो कि देखो आपके दादाजी ने कहां से कहां का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, फिर भी इतने सिंपल कपड़ों में रहते हैं, सिंपल दाल चावल रोटी खाते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम बोलते हमें रोल मॉडल मानो,
हम जो किटिया जाएंगे, हम घूमेंगे, हम पार्टियां करेंगे, हमें रोल मॉडल बनो। बच्चे बोलते हैं अरे आप हमें बोलते हैं आप ये मत करिए और आप खुद करते। तो बच्चों को आई थिंक एक रोल मॉडल घर में होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी स्कूल में प्रिंसिपल जो है उसे रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन सुनती टीचर की है, टीचर की। वैसे ही सुनेंगे पेरेंट्स की। वो दादा दादी रहेंगे, फाउंडेशन होना जरूरी है घर में। वो सर ये जो आपने कहा नेचुरल पेरेंटिंग करनी चाहिए, और पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं ठीक है टेम्परामेंट वो हो गया है, कम हो गया है, पेशेंस इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा वो हो गया है, बढ़ गया है, तो और बच्चों की तरफ का भी सेम हो गया है। तो आई वांट टू आस्क कि कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ऑनलाइन वर्ल्ड, ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल कंट्रीब्यूशन फैक्टर तो है ही इस चीज का। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सालों से हमने कुछ चीजें खो दिया, तो ये समझिए कि जेनजी के बाद से लेके लास्ट 20-22 साल से अगर हम पकड़ के चले, जब से टेक्नोलॉजी ऊपर आई है तब से काफी चेंजेस आए हैं। स्पेसिफिकली अगर हम देखें हमारे रूटीन में लॉकडाउन के बाद से बहुत चेंज आया है, है ना। बच्चों का रूटीन बिगड़ गया। पिछले 5 साल से जो ये बच्चों में एंगर, एग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जो बढ़ा है, इसका मैं आपको सीधा बताऊं कि 2018-19 तक जब मैं स्कूल में वर्कशॉप करने जाता था, तो मैं जब बच्चों से पूछता था कि कितनों को ओवर थिंकिंग होती है, तो 500 में 4-5 बच्चे अगर ऊपर हाथ कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। बाकी मुझसे आके पूछते थे कि सर ओवर थिंकिंग क्या होता है। मैं बताता था रिपीटेड थॉट्स होते हैं, ये होते हैं। और आज 2024-25 में जब मैं उनसे पूछता हूं कि ओवर थिंकिंग कितनों को होती है, तो 500 के 500 बच्चे ऊपर हाथ करते हैं और ओवर थिंकिंग के इलॉजिकल इश्यूज भी बताते हैं मेरे को कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दैट मीन्स इन 5 साल के अंदर में कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कि 5 साल में इनको जो कंटेंट इन्होंने देखा है ना, उससे इनको ओवर थिंकिंग के बारे में जानकारी भी मिली है। छोटी छोटी चीजों को लेके लोग लेबलिंग भी कर लेते हैं बहुत सारा। तो पोस्ट लॉकडाउन के पीरियड के बाद से लेके बच्चों का मोबाइल एडिक्शन से, मोबाइल गेमिंग से, इन सब चीजों का तो असर 100% आया ही है। तो अगर हम एंगर एग्रेशन की बात करें तो अल्फा बच्चों के समय पे इसका ज्यादा रोल हो गया है बहुत। क्लास 1, 2, 3, 4 के बच्चे सभी लोग इसके बारे में बात करें। अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो जो मिलीनियल्स पेरेंट रहे हैं, जो मैंने अभी बताया मिलीनियल्स किसको कहते हैं, 80 से 2000 के पेरेंट्स, इनके आइडियोलॉजीज, इनके बिलीव्स, इनके वैल्यूज एज अ रोल मॉडल ये कहीं ना कहीं फेल हुए। जैसे लॉकडाउन के समय पे इन्हीं के सामने घरों के अंदर में तमाशे हुए, इन्हीं के सामने लोगों ने सिगरेट, दारू, हुक्का सब कुछ पिया। हाउस पार्टीज का कॉन्सेप्ट आया, जो बच्चे को पता नहीं था कि मेरे फादर पीते हैं, तो 2 साल के अंदर में लोगों ने घर के अंदर में सब कुछ किया। तो अब उनके लिए ये सोशल नॉर्म बन गया, नॉर्मल हो गया था बच्चों के, है ना। तो ये बच्चे स्कूल गए तो वेपिंग शुरू किए, ये स्कूल गए तो इन्होंने सिगरेट लिया, इन्होंने अपने स्कूल के अंदर में नॉर्मल बॉटल्स को, पानी की बॉटल्स को भी चेयर्स बोलना शुरू किया, क्योंकि घरों के अंदर में इन्होंने 2 साल तक चेयर्स ही बोलते सुना उस दौरान पे। तो ऑब्वियसली लास्ट 2020 से 25 के बीच में तो बहुत तब्दीलियां आई हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। उसका असर एंगर के ऊपर में, डिप्रेशन पे, स्लीप पर, स्पेसिफिकली स्लीप पर ये बहुत आया है। स्लीप रूटीन बिगड़ा है। एवरेज अगर जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं या आप रिलेट कर सकते हैं, एवरेज अगर बच्चा आज घर में अगर अकेले रूम में रहता है और टीनेजर है या प्री टीन्स में है, तो वो 3 से 4 बजे सोता है और स्कूल में आने के बाद वो ड्रूपी रहता है। सारे प्रिंसिपल जो उस वीडियो को देखेंगे इसको रिलेट कर पाएंगे। स्कूल में सब टीचर्स कंप्लेन करके बच्चे क्लास में आके सो जा रहे हैं, ड्रूपी है, नींद आ रही है उनको, क्योंकि रात को 4 बजे सो रहे हैं, 5 बजे सो रहे हैं, रात में चैट चालू हुए इनके, एक दूसरे को फोन कॉल करते हैं सभी, स्मॉलर टाउन से लेके बड़े बी टाउन से लेके मेट्रोस में। तो 5 साल में रूटीन बहुत चेंज हुआ है। इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है बच्चों का एंगर, एग्रेशन के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए। क्योंकि अगर स्लीप प्रॉपर नहीं हुई है तो ऑब्वियसली उसका ग्रोथ हार्मोन भी गड़बड़ में आ जाएगा, उसका स्ट्रेस हार्मोन भी गड़बड़ में आ जाएगा, उसका एकेडमिक भी प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके मैथ्स भी गड़बड़ हो जाएंगी, उसकी सोशल स्किल्स में भी प्रॉब्लम आएंगे। तो मोबाइल बिहेवियर से कनेक्टेड है ये। जितनी देर वो बेड पर मोबाइल लेके रह रहा है, तो स्टडीज कंटिन्यूस आते जा रहे हैं कि रात के समय पे एक्सेसिव मोबाइल यूज करने से उनके सोशल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स सब पे असर आ रहा है। तो कई केमिकल्स हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, केमिकल्स हैं ब्रेन के, वो बिगड़ गए हैं। डोपामीन से लेके कई ऐसे केमिकल्स हैं, आनंद के कुछ केमिकल्स हैं, एंडोर्फिन, वो बिगड़ गए हैं बच्चों के। इसीलिए पेरेंट्स आप लोग सब नोट कर सकते हैं कि बच्चों के चेहरे पे डिसप्लेजर, डिसकंटेनमेंट दिखाई दे रहा है, ना खुश दिखाई दे रहे हैं बच्चे अभी, सब कुछ रहने के बावजूद भी। PS5 है,
लैपटॉप है, मोबाइल है, हर एक दूसरे दिन एक नई चीज की डिमांड करते हैं, फिर भी बच्चा नाखुश दिखाई दे रहा है। तो एक नया समाज क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर में एंजाइटी, डिप्रेशन न होना, ये प्रॉब्लमेटिक हो गया उनके लिए। मैं जानता हूं कई बच्चों को, अल्फा बच्चों को आपस में बात करते हैं और एक बच्चा दूसरे से कहता है कि यार आई एम वेरी एंशियस, दूसरा कहता है आई टू फील डिप्रेस, थर्ड कहता है यार मेरे को तो एग्रेसिव एपिसोड्स आ रहे हैं, और चौथा जब वो कहता है कि यार ये सब क्यों होता है तुमको, तो बोले यार तू तो चोमू है भाई, तुझे कुछ नहीं होता ऐसा। So that's a new terms now. The new normal basically is trending mental health. वो है या नहीं है, कंटेंट देखते हैं, अपने आप को रिलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उससे अपना प्ले कार्ड यूज करते हैं एम्पैथी सिंपैथी का, और अटेंशन सीकिंग करने के लिए अपने एकेडमिक्स को, सब चीजों को वो बाईपास कर लेते हैं। सर जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, नो डाउट, बट आफ्टर कोविड हमने ये देखा कि बच्चे का स्कूलिंग ऑनलाइन हो गया, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, इवन बहुत सारे पेरेंट्स, अभी भी सारी चीज़ें ऑफलाइन हो गई है बट पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम करते हैं। बहुत सारे आफ्टर 12 आफ्टर 10 के जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेना हो या लॉन्ग डिस्टेंस लेना हो, उनका स्क्रीन टाइम है, बट हम वो अवॉइड तो नहीं कर सकते बच्चे को, वी हैव टू गिव स्क्रीन। और फिर ये है कि अभी के जनरेशन ऐसा हो गया है कि स्मार्ट वर्क का आ गया है कि हमको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? सोशल मीडिया, तो हमको वीडियोस बनाने हैं, ये करना है, रील्स बनानी है, तो हम मोबाइल उस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम वो कहाँ पे फिल्टर करें कि भाई मोबाइल अगर हम दे रहे हैं तो बच्चा उसका यूज अच्छे से कर रहा है या नहीं, क्योंकि देना भी इम्पोर्टेंट है और अब ये भी एक डर भी है, तो हम उस चीज को कैसे मैनेज करें सर? सबसे पहले तो ये बात कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्क्रीन टाइम, इट डजंट मीन कि स्क्रीन को देखना। ओके, पहली बात, मैटर ये नहीं कि स्क्रीन को देखने से मेरे ब्रेन में कुछ ऐसा हो जाएगा, मैटर है कि स्क्रीन का कंटेंट। तो ब्रेन का फ्रंटल लोब में एक हिस्सा है, उसका नाम है एग्जीक्यूटिव फंक्शन एरिया। ये हिस्सा 16.5 साल में डेवलप होता है। ये होने के बाद एक इंसान सही गलत का अंदाजा, अच्छे बुरे का अंदाजा लगा पाता है, और इसीलिए 18 साल को अडल्ट कहा जाता है। इसलिए 18 साल की वोटिंग राइट्स, 18 साल शादी की उम्र, क्योंकि 16.5 साल के बाद ब्रेन का डेवलपमेंट होने का रीजन रुका दे, उसके लाइसेंस भी इसलिए 16.5 साल के बाद मिलता है। तो 16.5 साल के पहले का जो भी एक्सपोजर रहेगा, और अगर ब्रेन डेवलप नहीं है तो सही गलत का अंदाजा नहीं लगा पाएगा वो। तो कम एज में उसका कोई ऐसा कंटेंट से एक्सपोजर हो जाए और ब्रेन रेडी नहीं है उस चीज के लिए, तो ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट होगा। तो कम उम्र में बच्चों को कोई पोर्नोग्राफिक एक्सपोजर हो जाता है ना। कंटेंट के अंदर में आज के समय में एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू इन बच्चों के सामने ऐसा कंटेंट फेंका जा रहा है, ऐसा बना के डाला जा रहा है जिसमें ये बच्चे अपने माँ बाप के अगेंस्ट हो जाए, जिसमें बच्चे अपने धर्म और दूसरे धर्मों के अगेंस्ट हो जाए, ये बच्चे नेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा लें, ये बच्चे अपने टीचर्स के अगेंस्ट हो जाए, स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट हो जाए, अपने जो एक समाज का जो फैब्रिक है उसके अगेंस्ट हो जाए। ऐसे कंटेंट डाला जा रहा है, जैसे गाली गलौज को लेके कॉमन किया गया है, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम से बहुत सारी उल्टी सीधी गालियों की चीजें चलती है। इन बच्चों को लगता है शायद कॉमेडी मतलब यही होता है ना। अब वो जमाना चला गया जॉनी लीवर की जोक्स और सबके ऊपर में, ये बच्चों को अब गंदा हुआ तो उसके ऊपर हंसते, नॉर्मल बोलो तो लॉल बोल के छोड़ देते, क्योंकि समझता ही नहीं वो जोक। तो ये कंटेंट जो सामने में है, इसके बारे में बात की जा रही है स्क्रीन टाइम, कि क्या इनका मानसिकता बदल रही है उससे, क्या ये अपने माँ बाप को बूढ़ा बुढ़ी गंदा उल्टा सीधा बोलने को तैयार हो गए हैं, क्या ये गाली गलौज घरों के अंदर में माँ भी बक रही है, बाप भी बक रहा है, बच्चा भी बक रहा है, और स्कूलों के अंदर में भी चल रही है, क्या इनके लिए न्यू नॉर्मल है ना। अपने ही दोस्त की मदर की उसी के दोस्त के सामने बेइज्जती करते हैं, गंदी बातें करते हैं उस वक्त में, पर उसका बेटा कुछ नहीं बोल पाता है, क्या ये न्यू नॉर्मल है? क्योंकि उसे लगता है ये तो कूल है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, ये कंटेंट के बारे में बात की जा रही है स्क्रीन टाइम। सेकंड, अगर वो प्रोलॉन्ग 1 घंटे के ऊपर 2 घंटे के ऊपर अगर जाता है तो डब्ल्यूएचओ का बोलना है ये एडिक्शन की कैटेगरी में आता है। तो हमने उसका क्राइटेरिया बनाया है 2 से 4 घंटा जो है वो माइल्ड, 4 से 6 पे मॉडरेट, 6 से अबव आस रहा तो सीवियर एडिक्शन की कैटेगरी में आता है स्क्रीन टाइम एडिक्शन में। तो तब क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक फ्रंटल लोब के हिस्से में एक डोपामाइन नाम का केमिकल है, ये केमिकल बिगड़ता है। ये केमिकल के कारण से हम लोग मना करते हैं। ये केमिकल रिवॉर्ड केमिकल के हमारे हिसाब से प्लेजर केमिकल पे है, यानी उस वक्त में उसको रिवॉर्डिंग फील होता है, और वो कोकेन के जैसा कंपेयर किया गया है, जैसे ड्रग्स होता है। आप विड्रॉ करेंगे तो उसे एग्रेसिव एपिसोड्स आएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे उसके साथ में।
हम इसके बारे में बात करते हैं। ये बात नहीं करते कि बच्चा अगर स्कूल में क्लास कर रहा है, 3 घंटे का ट्यूशन कर रहा है, तो ये बच्चे के स्क्रीन टाइम से ये इसको खराबी हो जाएगी। वो कर सकता है, पर उसके साथ में उसका अर्गोनॉमिक्स प्रॉपर होना, उसका पोस्चर प्रॉपर होना, उसका जो मोबाइल रखा हुआ है, लैपटॉप रखा है, उसको प्रॉपर प्लेस्ड होना, ताकि उसको स्पॉन्डिलाइटिस ना हो, उसको टेनिस एल्बो ना हो मोबाइल पकड़ के, उसको कपल टनल सिंड्रोम ना हो उसके साथ में हाथ में, उसकी विजन, उसका मायोपिया ना हो जाए। अभी 21% बच्चों को मायोपिया हो रहा है स्क्रीन के कारण से, वो ना हो उसके साथ में, उसको सीवियर हेडेक्स ना हो, उसके बार बार मोबाइल सामने रखने से, पिलो के नीचे रखने से उसको रेडिएशन का असर ना हो, उसकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो। हम इसके कारण से ये मेडिकल रीजन से बोलते हैं फिर ये, न कि इस कारण से कि 3.5 घंटे स्क्रीन देखेगा तो उसको तकलीफें आएंगी। वो अगर उसके साथ ये सब कुछ करता है, पेरेंट्स को जानकारी है कि नहीं हमें उसको प्रॉपर रेंज में ऊपर रखना है ताकि वो झुक के ना करे, नहीं तो फिर उसको यहाँ पर बैक का, वर्टिगो का, सबका प्रॉब्लम कम एज में शुरू हो जाएगा। जो भी बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, स्कूलों में हेडेक की कंप्लेन 100% है। सारे बच्चे हेडेक की कंप्लेन करते हैं। डिस्प्लेजर की कंप्लेन सभी बच्चों की, बोले अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, खराब लग रहा। ये कंप्लेन क्यों है? क्योंकि डोपामिन लेवल का कमी है, उनका केमिकल बिगड़ गया, उन्हें किक नहीं मिल रही है लाइफ में, क्योंकि किक उनको ऑनलाइन से मिल रही है। तो ये रीजन है। तो इसलिए अगर स्क्रीन पे है, वो पढ़ रहे हैं कुछ, तो कोई खराबी नहीं है, पर उसका प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन, इंटरवेंशन भी साथ साथ में करें, है ना। बच्चे को फिल्टर आउट योर कंटेंट भी है, एंड प्लस एक्टिविटी, पोस्चरल, ergonomics, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट के बच्चा उल्टा देख रहा है, there is a problem called DVT, deep vein thrombosis. This is also called gamers thrombosis. ये बहुत देर तक बच्चे का बैठने से, पैर फोल्ड करने से, कंटिन्यूस, ये समझिए कि उसको थ्रोम्बोसिस यानी ब्रेन और हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। इसलिए हार्ट अटैक की सब बढ़ गई है सब तरफ, कंटिन्यूस बैठने से। तो हम बोलते स्ट्रेच करिए, थोड़ा पैरों का मूवमेंट करिए, आप घर में थोड़ा घूमिए, कंटिन्यूस मत बैठिए इसके ऊपर में। ये सब पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से दूर नहीं हो सकते, माना, पर उससे बचने के जो रास्ते हैं वो भी तो अप्लाई करिए। सर, जैसे हमने कहा कि टेक्नोलॉजी से कोई राहत नहीं है, वो ऑब्वियसली यूज करना है, तो इसकी वजह से पेरेंटिंग का भी नेचर, जो पेरेंट्स का है, वो भी टॉक्सिक होते जा रहा है। तो क्या इसकी ये भी एक रीजन है जो बच्चों को घर में कंपैरिजन होता है, इग्नोर करते हैं, बच्चों को रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है, या कभी अप्रिशिएट नहीं करते हम हमारे इसमें रहते हैं, हम बच्चों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो क्या ये भी एक रीजन है कि बच्चे डिजिटल वर्ल्ड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, यहाँ से उनको एस्केप मिल रहा है और वहां पे उनको रिलीफ मिल रहा है? तो क्या ये भी एक रीजन है? अब आमतौर पे इंडियन पेरेंटिंग जो होती है, जो मैंने थोड़ी देर पर बताया कि रूटीन कैसा रहता है बच्चों का, तो और वैसे ही हमारी पेरेंटिंग जो है उसमें धमकी जो है वो बहुत बड़ा टूल रहा है ना। माँ कई बार बच्चे को बोल देती है, पहले के समय में XY जनरेशन में, उठा के फेंक दूंगी, घर से बाहर फेंक दूंगी। अब कोई माँ फेंकती तो है नहीं, बच्चा भी अगले दिन देखता है मेरे को फेंकी नहीं उसने, तो ऐसी धमकियां तो कोई काम ही नहीं आती। अब पिछली जनरेशन मान भी लेती थी कि फेंक देगी, ये जनरेशन जेनजी अल्फा बड़ी होशियार है, वो समझती कि ऐसा कोई माँ फेंकने वाली नहीं है, उन्हें अपने राइट्स पता है, इंडिविजुअल राइट्स पता है उन लोगों को, तो इंडिविजुअल राइट्स पे आ जाते कि माँ ऐसा फेंक नहीं सकती हो तुम मुझे। फादर का स्ट्रेस भी बड़ा हुआ है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग बहुत ज्यादा है बाहर। बच्चे यहाँ ऑनलाइन कंटेंट को देखते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को देखते हैं, अमेजोन के ऊपर में उनका एक्सेस है, फ्लिपकार्ट पे एक्सेस है, दिन भर एक नया आइटम देखते रहते हैं खरीदने के लिए, उनके कार्ट हमेशा भरा हुआ रहता है, कल ये खरीदना है, परसों वो खरीदना है, और वो फादर को डिमांड करते हैं। यहाँ सिंगल चाइल्ड है तो फादर को लगता है कि मैं ये भी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, एक ही बच्चा है, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो हेलीकॉप्टर पेरेंट भी है, प्लस गिल्ट के साथ में भी है कि एक ही बच्चा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो और काम करने लग जाता है बाहर कि अधिक काम करूं ताकि इसकी पूर्तियां हो जाए। बच्चा समझ नहीं पाता है कि मेरे ये डिमांड के कारण से मैं फादर की तबीयत खराब कर रहा हूं, मैं उन्हें एक्सेस काम में 8 की 12 घंटे काम करवा रहा हूं उनको, और लेट आ रहे हैं और वो थके हुए घर आते हैं। अब फादर अक्सर नॉर्मल कंडीशन में, इंडियन फादर जो है घर पे ऐसे आते जैसे माउंट एवरेस्ट से उतर के आए हैं, एकदम थके हालत में आते। इधर वाइफ जो है, मदर जो है, वो भी राइट फ्रॉम सास बाइया बच्चों को हैंडल करते करते शाम तक फटीग में आ जाती है। ऐसे कंडीशंस में जहां उन्होंने ऑनलाइन रील्स देखे, शॉर्ट देखे, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये हो रहा है, समाज खराब हो रहा है, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सब देख देख के उनके अंदर में खूब एंजाइटी भी भरी पड़ी है। सिंगल चाइल्ड है, वो एंजाइटी अलग है कि उसे कुछ हो ना जाए, कहीं हम खो ना दे उसे, वो एंजाइटी अलग है। ऐसे कंडीशन में शाम के आने के बाद में बच्चे से बोलते कि तुम टीवी नहीं देखोगे, तुम मोबाइल नहीं यूज करोगे, तो
पेरेंट्स किस तरह से बच्चे को इमेजिन करते हैं कि बच्चा सब कुछ बंद करके एक सोफा पे ऊपर बैठ जाए, हाथ पे हाथ धर के, सभी अपने अपने कमरे में रहें, सभी अपने गैजेट्स में रहें और सब घर पूरा साइलेंट लगा रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये नोट करना बहुत जरूरी है कि क्या हम बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं, स्टोरी बताना चाहते हैं, क्या हम उसके साथ में गिगल करते हैं, बेड पे मस्ती करते हैं, क्या हम उसके साथ उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करने की कोशिश करते हैं, क्या हम उसे हाथ पकड़ के पूछते हैं कैसा रहा तेरा दिन आज के समय में, क्या हम उसको उसका दोस्त का रिप्लेसमेंट कुछ हद तक कर पाते हैं कि जहाँ हम जोक सुनाए, सेंस ऑफ ह्यूमर हो घर में, एक गेम टेबल पे बैठ के कुछ खेल रहे हैं। पर घरों में यूजुअली ऐसा नहीं है। आज के समय में फादर जो है घर पे आने के बाद में अपना मोबाइल साथ लेके आते हैं, वर्किंग के साथ में आते हैं, मदर भी अगर वर्किंग में है तो दोनों मोबाइल अपना ऑफिस घर पे ही ले आते हैं। तो आने के बाद बच्चा तो मम्मी पापा की राह देख रहा है, वो किसी सीईओ या किसी टीचर या किसी डॉक्टर की तो राह नहीं देख रहा है, उसे तो अपने पेरेंट्स घर पे चाहिए। ऐसे कंडीशन में जब सुबह से लेकर शाम तक का 8:30 तक की वो ट्यूशन खेलते हुए आया है, स्कूल गया है, फिर ट्यूशन गया है, 8:30 के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वार्म घर का एटमॉस्फेयर रहेगा, जहाँ एक घर में एक लव और अफेक्शन का लैंग्वेज होगा। ऐसे टाइम पे जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो मोबाइल की दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में चला जाता है, जहां उसको वैलिडेशन मिल रहा है, जहां उसे अप्रूवल मिल रहे हैं, जहां उसे लाइक्स मिल रहे हैं, जहां किसी गेम में कोई अप्रिशिएट कर रहा है उसको, और वहां उस वो नकली दुनिया के अंदर में उसे लगता है उसे वो सब कुछ मिल रहा है जो उसको ये ऑफलाइन की दुनिया में नहीं है। अगर हमें बच्चों को चाहिए कि वो उस वर्चुअल नकली दुनिया से ऑफलाइन की असली दुनिया में आए, तो असली दुनिया को सुहाना बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा हमें, है ना। वहां लव लैंग्वेज डेवलप करना पड़ेगा, वहां खेलने का लैंग्वेज डेवलप करना पड़ेगा, वहां एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां बच्चे परिवार एक साथ मिलके सोचे कि वाह क्या ब्यूटीफुल ग्रेटिट्यूड वाली लाइफ मिली है। पर रियल लाइफ उनको दिखती है यहाँ पर कि मम्मी पापा तनाव में हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अल्कोहल चल रहा है, लेट नाइट की इनके पार्टियां चल रही है। ऐसे कंडीशंस में बच्चे आज के समय में मोबाइल में जाके रात भर गुजार रहे हैं। कई बच्चे मुझसे आके कहते हैं ऐसा कि सर आपने कहा मोबाइल सरेंडर कर दो और मोबाइल रख दो, मत यूज करो। मेरी मम्मी को जब मैंने पूछा कि ऑल्टरनेटिव क्या, क्या आप ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं, तो 2 दिन लगाने के बाद मम्मी ने कहा कि एक काम कर, तू मोबाइल रख ले अपने पास में, इतना दिमाग में लगा नहीं सकती हूँ। तो पेरेंट्स को मैं अक्सर बोलता हूँ आप ऑल्टरनेटिव प्रिपेयर करने के लिए आप विफल हो रहे हो, अनसक्सेसफुल हो रहे हो, यू नीड टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव फॉर देम। तो पेरेंटल एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बच्चे में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है, इसके लिए किसी पाइपलाइन की जरूरत नहीं है। माता पिता में तनाव रहेगा तो बच्चे में रहेगा, वो इन्फेंसी में क्यों ना रहे, टॉडलर में क्यों ना रहे, वो क्रैंकी हो जाएगा, बड़ा रहेगा तो गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा, उसका आत्मसम्मान गिरेगा कहीं ना कहीं। तो मेरा तो रिक्वेस्ट रहेगा सभी पेरेंट्स को कि जिस बच्चे के लिए आपने इतनी मिन्नतें की, इतनी दुआएं मांगी, इतना सब कुछ आपने ऊपर वाले से कहा कि अच्छा बच्चा दे दीजिए, तब तो आपने नहीं कहा था कि 95% वाला बच्चा दीजिए, तब तो आपने कहा था बच्चा दीजिए। अब बच्चा आ गया है तो फिर अब किससे कंपटीशन। बेसिकली बच्चों ने रियल लाइफ को रियल लाइफ बना लिया है और वो पेरेंट्स उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सर अभी तक जो पेरेंट ने ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की है, या जो भी पेरेंटिंग की हमने बात की है, तो अब अगर उसे चेंज करना है विदाउट गिल्ट, अगर वो पेरेंट को अपनी पेरेंटिंग चेंज करना है, तो क्या अभी लेट हो गया है या पॉसिबल है? तो पेरेंट्स अगर ये समझें पहले कि किस जनरेशन के वो पेरेंट हैं खुद और किस जनरेशन को वो रेस कर रहे हैं, तो इसमें काफी शिफ्टिंग इजी हो जाती है उनको, क्योंकि दे कैन अंडरस्टैंड द कल्चर, दे कैन अंडरस्टैंड, दे विल नॉट हैव कल्चर शॉक। उन्हें कल्चर शॉक नहीं लगेगा, अगर ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है इस एज में ये कुछ करते हैं बच्चे। उनकी लैंग्वेज को समझे, उनकी इंटरनेट लिंगो, उनकी इंटरनेट लैंग्वेज को भी समझे। बहुत सारे शब्दों का उनको मीनिंग ही नहीं पता कि बच्चे क्या यूज कर रहे हैं, तो बच्चे रिलेट कर पाएंगे, पेरेंट्स से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे समझते हैं। एक तो वो, दूसरा ये कि रूटीन जो है उनका पेरेंट्स का, उनको खुद के बारे में उनका भी समझना बहुत जरूरी है। तो हर पेरेंट्स को इस वक्त में उनका पर्पस ऑफ लाइफ बहुत डिफाइन होना बहुत जरूरी है। खुद का ही पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन नहीं है तो बच्चे का कैसे डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम पॉपुलेशन को लास्ट कुछ समय से 5-7 साल से पर्पस उनका टोटली गड़बड़ में आ गया है, और समझ ही नहीं पा रहे कि लाइफ जा कहाँ रही है। सब कुछ भी चाहिए, नहीं भी चाहिए, सोसाइटी ऐसी भी चाहिए, सोसाइटी वैसी भी चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन बना नहीं पा रहे वो। तो पर्पस ऑफ लाइफ होना कि आखिर मेरा पर्पस क्या है, वेदर मैं फुटप्रिंट चाहता हूँ, वेदर मैं पैसा चाहता हूँ, मैं रिकग्निशन चाहता हूँ, आखिर मैं चाहता क्या हूँ मेरे से। तो अगर उनका डिफाइन रहेगा तो बच्चे का रहेगा। खुद का एंगर, एग्रेशन, डिप्रेशन, उस पर वो काम करना जरूरी है। आप खुद उदास है और बच्चे को बोलेंगे तुम चेयर पी रहो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनकी खुद की उदासी पे भी काम करना जरूरी है। तो अगर हम ये समझे, पहले इंट्रोस्पेक्शन कर सकें खुद साइंटिफिकली,
तो इट्स राइट टाइम टू शिफ्ट आवरसेल्फ फ्रॉम ट्रेडिशनल पेरेंटिंग टू न्यू एज पेरेंटिंग के इसमें। न्यू एज पेरेंटिंग में क्या है कि जहां हम बच्चे के सेल्फ एस्टीम को, उसके राइट्स को, उसकी सोच को, उसके कल्चर को हम रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम बिगड़ो। ये बच्चे बहुत सेंसिटिव है। मैं आपको बताऊं, जेनजी और अल्फा बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत होशियार है। ये बहुत सारी अच्छी चीजों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऑफलाइन के वर्ल्ड में, बाहर में ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये डिजिटल वर्ल्ड में एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑफलाइन के वर्ल्ड में एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? तो मुझे तो लगता है गए 15-20 साल, 25 साल में हमने ही हमारा एक्सप्रेशन बंद कर दिया है घरों के अंदर में। तो जहां जिन घरों के अंदर में मस्ती है, बातचीत है, ह्यूमर है, शाम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहां के बच्चे एक्सप्रेस करते हैं। जहां अपने अपने कमरों में बैठे हैं तो वहां एक्सप्रेस नहीं करेंगे। राइट। हम एक्सप्रेस करना सिखाएं, ग्रेटिट्यूड, लव, अफेक्शन। बच्चे को बगैर किसी कारण के भी गले लगना सीखे पेरेंट्स, बगैर किसी कारण के। तो बच्चा भी सीखेगा कि बगैर किसी कारण के अपनी माँ और पिता को गले लगना, किसी और को थैंक्स बोलना, वो सीखेंगे। तो आई थिंक राइट टाइम है अभी। अभी भी हम लोग एक ट्रांजिएंट पीरियड में है, इसके बाद का फिर रास्ता नहीं है। 30 के बाद अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कहूंगा लेट हो गया। सर, इट वाज वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू। बहुत मज़ा आई, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, जानने मिली, जो चीज़ों के बारे में नहीं पता था। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा ये पॉडकास्ट सुनने में। बस एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस मैं आपसे चाहती हूँ कि एक आइडियल रूटीन बच्चों का क्या होना चाहिए, जिसमें उनका स्लीप, उनकी क्रिएटिविटी, उनका माइंड, उनका लव, उनका अफेक्शन, सारी चीज़ें जो बैलेंस में हो। तो व्हाट शुड बी एन आइडियल रूटीन? तो एक रूटीन अगर हम कहें बच्चों का क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 7 घंटे की नींद की आवश्यकता है। 7 आवर्स मिनिमम स्लीप चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि 5 घंटे रात को, 2 घंटे दिन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 7 घंटे एट स्ट्रेच नींद कम से कम होना, एक्सटेंडेड टू 8 आवर्स, ये बहुत जरूरी है। अगर डाइटरी पार्ट में, ऑब्वियसली आप सभी को पता है, इतने सारे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखते रहते हैं, तो जंक फूड, प्रोसेस फूड्स, ये सारे फूड से अपने को दूर रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फूड जो है, स्टेरॉइड्स जो है इनके फूड के अंदर के, और बहुत सारी चीजें जो है, ये बच्चों को एग्रेस भी कर रही है। इनको मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, यानी ब्रेन के मझले हिस्से में, वहां पर फ्रंटल हिस्से में, इनको तनाव भी क्रिएट कर रही है। इनको बहुत जल्दी प्यूबर्टी भी ला रही है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस इनके फूड्स के कारण से आ रहे हैं, जो फूड इनटेक कर रहे हैं, प्रोसेस फूड्स ले रहे हैं। तो ये तो पेरेंट्स से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। घरगुती फूड खाने की हैबिट डालना चाहिए। आप अच्छा फूड प्रिपरेशन शुरू करिए, बेटर तेल में बनाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और अब बच्चे को अगर बहुत ही डेकोरेटेड फूड चाहिए, तो डाइनिंग टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। डाइनिंग टेबल को कुरुक्षेत्र का मैदान मत बनाइए, जहां बच्चे को आप क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है, ये कैसा हो रहा है, वो कैसा हो रहा है। डाइनिंग टेबल इज बेसिकली फॉर एंजॉइंग फूड एंड फैमिली टाइम के लिए। तो वहां जब आप लोग आते हैं तो आप लोग मिलके वहां पर फूड के बारे में बात करिए, एक्सपीरियंसेस शेयर करिए जो अच्छी चीज के लिए, ताकि बच्चे को अच्छा लगे, वहां मस्ती हो, बातचीत हो। बच्चे को बगैर किसी भी कारण के, बगैर किसी गिव एंड टेक के, उसे प्यार करना और प्यार लेना देना सिखाइए। हग करिए उसको, छुइए उसको। ऑफिस से वापस आते हैं तो फादर आने के बाद अपने बच्चे को बुला के 2 मिनट छुए, मदर उसे छुए, उसे गले लगे। बच्चे को समझेगा अनकंडीशनल लव भी होता है, जहां मुझे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मेरे फादर, मेरे मदर मुझे किस करते हैं। सोने के बाद बच्चे को किस करने की जरूरत नहीं है, उसे पता ही नहीं पड़ता है ना। कई पेरेंट बच्चा सो जाता है, बड़ा प्यारा सा लगता है, तब जाके किस करते हो, तो गहरी नींद में जा चुका है। जब जाग रहा है दिन में, तब करिए उसके साथ, उसे छुइए, बात करिए उससे। बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका, ओपन क्वेश्चंस पूछिए, एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। कैसा रहा तेरा दिन, ये पूछिए उसको, ताकि वो बताए मैं सुबह यहाँ गया, मैं वहां गया, जैसा हुआ वैसा हुआ। जजमेंट मत करिए बच्चे को। अल्फाज जंजी बच्चे जजमेंट पसंद नहीं करते हैं। बच्चे को कई बार बोलते सच बता, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, और जैसे सच बताता है को झापड़ मार देते हैं। बच्चा बोलता धोखा हो गया मेरे साथ में। धोखा मत दीजिए उसको। आपने बोला मैं कुछ नहीं करूंगी, तो बिल्कुल मत करिए। 2 दिन बाद बोलिए उसको कि बेटा 2 दिन पहले तुमने ऐसा कहा था, तो ये तुमने क्यों किया था। बच्चे के रूटीन में उसका फिटनेस, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो आप याद रखिए 5 चीजों को, प्ले, एक्सरसाइज, गेम, स्पोर्ट्स, ये सब अलग अलग है। मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स की, एक्सरसाइज की। किसी ऐसे स्पोर्ट्स में डालिए, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, जहां बच्चा ग्रुप गेम्स खेल सके, बैठ सके, दोस्त बना सके, उन जगहों पे डालिए। गेम्स खेलिए, टेबल टॉप, कभी चेस, कभी कैरम, ऐसा कुछ खेलिए उसके साथ, ये अलग चीज है। योग अलग चीज है। बच्चा जिम की जिद करेगा, अक्सर अभी सभी बच्चे 7th 8th में जिम जाने की जिद करते हैं, ऐसा कोई खराबी नहीं है। अगर बच्चा वहां पर
वेट ट्रेनिंग नहीं करता है, कार्डियो करता है, वहां पर ट्रेनर है उसके साथ में, इट्स नॉट रॉन्ग, उसकी कोई हाइट रुक जाएगी ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो वेट ट्रेनिंग करता है, अपर ट्रेनिंग करता है, तो ऑब्वियसली आप उस पर आप रिस्क उठा रहे हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट, आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके। लेकिन ये मत बोलिए तो जिम नहीं जाएगा लेकिन स्विमिंग जाएगा। अगर जाना चाहता है तो यानी फिटनेस होना, फिटनेस किसी भी तरीके से होना। घर के वातावरण में आप भी ध्यान रखिए कि मोबाइल का टाइम आपका भी रिस्ट्रिक्टेड होना, है ना। आप 4 घंटे देखेंगे, बच्चे को आधे घंटे के लिए एडिक्शन कहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो घर में एक बॉक्स ही रख दीजिए कि सब आने के बाद एक कॉमन मोबाइल जो है, जो इमरजेंसी का रखा हुआ है, जो आपके बड़े बुजुर्गों को, मम्मी पापा, आपके ससुर सास ससुर को दिया है, उसको उनको आप नंबर दे दीजिए। बाकी सारे मोबाइल आप एक बॉक्स में जमा कर लीजिए। हैबिट डालिए, हम बात करेंगे, हम हंसेंगे, हम मस्ती करेंगे, हम घूमने जाएंगे, इमेजिन करेंगे, हम क्रिएटिव थॉट्स लाएंगे, हम कहीं गए थे तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। रेस्टोरेंट्स में आप बच्चों को ले जाते हैं डाइनिंग के लिए, सभी पेरेंट्स आजकल वीकेंड्स पे बच्चों को ले जाते हैं, हफ्ते में भी ले जाते हैं। वहां जाने के बाद में भी लोग वहां मोबाइल में बिजी रहते हैं। जब डाइनिंग पे जा रहे हैं तो मोबाइल घर पे रहेगा, ये कंडीशंस रखिए। मोबाइल विदाउट डाइनिंग रहेगा, खाने का मजा लीजिए, आने के बाद भी उस डाइनिंग को, एक्सपीरियंस को शेयर करिए। ये सारे मेमोरेबल चीजें जो रहेगी, तब बच्चा प्रेजेंट में रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप करेंगे तो बच्चे में ऑटोमेटिकली संस्कार भी आएंगे, कल्चर भी आएगा, और उसके साथ में मोबाइल डी एडिक्शन का मैटर भी होगा। जब मैं कल्चर की बात कर रहा हूं तो हर पेरेंट जो मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चों को अपने कल्चर से जोड़िए। अपने घर के जो आपके रीति रिवाज, आपके फेस्टिवल्स, आपके ट्रेडिशंस, उनसे जोड़िए, उनको वहां लेके जाइए। वही हमारा सक्सेस है, वही हमारा राज है बच्चों को नेचुरल रखने का। पूरी दुनिया इंडिया आ रही है हमारे कल्चर को जानने के लिए, यहाँ आके सीख रही है कि आप बच्चे कैसे पालते हैं। तो हमें किसी अंग्रेजी की किताब पढ़नी नहीं है, हमको वेस्टर्न बुक नहीं पढ़नी है, हाउ टू डू पेरेंटिंग इन इंडिया। हमारे खुद परिवार इतने सक्षम है कि हम पूरे वर्ल्ड को सिखा सकते हैं कि पेरेंटिंग कैसे करना। जिस कंट्री ने पूरे वर्ल्ड को मादर शब्द से मदर दिया, जहां बच्चे को डॉल देने पे वो मदर बन जाती है, उस कंट्री में मैं इस वक्त पेरेंटिंग सिखा रहा हूं, ये भी बड़ी विडंबना है। तो सभी पेरेंट्स सुबह से रात तक के एक रूटीन में उसका डाइट, उसका फिटनेस, उसको खूब सारा पानी पिलाइए, उसको एक्टिविटी कराइए, उसको गले लगिए, उससे प्यार करिए, लाइफ को जीने सिखाइए उसको। मजेदार लाइफ है, ग्रैटिट्यूड वाली लाइफ है, सिर्फ 95% वाली लाइफ नहीं है। इस बात को आप समझिए।